वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कोल की। ये टॉपिक में अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 30 नवंबर से यूएनएफसीसी का एक क्लाइमेट नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहा है यूएई में। अब किसी भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जब डेवलप्ड कंट्री से कमिटमेंट मांगा जाता है तो वो हमेशा से डेवलपिंग कंट्रीज को टारगेट करते हैं कि ये अभी भी कोल यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले ही यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस में कोल को डर्टीएस्ट फॉसिल फ्यूल का दर्जा दिया गया था और कोल को फेस आउट करने की डिमांड को फिर से उठाया गया था। जबकि देखा जाए तो इंडिया के पास और बहुत सारी अदर डेवलपिंग कंट्रीज के पास कोल के अलावा बहुत लिमिटेड अदर रिसोर्सेस हैं और इंडिया जैसी कंट्री बहुत सीवियरली डिपेंडेंट है कोल पर। तो क्या इंडिया को बकल डाउन कर देना चाहिए कोल की डिमांड में या कोल के लिए इंडिया को फाइट करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज में? यही टॉपिक पर अपन बात करेंगे इस वीडियो पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्यों जरूरी है और इनका कितना कंट्रीब्यूशन है राइट नाउ एनर्जी पर। तो द ऑर्डर इज, सबसे ज्यादा ऑयल हमारी एनर्जी को नीड्स को फुलफिल करता है 30%, कोल उसके बाद 27% एंड 23% इज फुलफिल्ड बाय गैस। इस कोल में दो कंट्री का सबसे ज्यादा योगदान है। नंबर 1 पर आता है चाइना और इंडिया का भी एक मेजर रोल है। इसके अलावा जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज जिसमें पर्टिकुलरली आता है जर्मनी, जो पहले बहुत एक्सट्रीम तक डिपेंडेंट था कोल पर, यह कोल को ऑलमोस्ट फेस आउट करने का प्लान बना चुका है। यूएस ने भी फेस डाउन करना स्टार्ट कर दिया है कोल। बट दो कंट्री हैं, चाइना और इंडिया, जो अभी तक ना सिर्फ कोल पर सीवियरली डिपेंडेंट हैं बल्कि दोनों अपने थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी लगातार बढ़ा भी रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि इंडिया राइट नाउ कोल की इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिया को डिफेंड करना पड़ेगा और सिर्फ कोल को टारगेट क्यों किया जाता है इस पर क्वेश्चन रेज करना चाहिए, क्योंकि दूसरे फॉसिल फ्यूल्स जैसे गैस, ऑयल, इनके फेस डाउन को टाइम ज्यादा दिया जाता है। हालांकि ये कम पोल्यूटिंग है, आई एग्री टू दैट फैक्ट, बट फिर भी इंडिया जैसी डेवलपिंग नीड्स की क्रिटिकल एनर्जी नीड्स सिर्फ कोल ही सेटिस्फाई राइट नाउ कर सकता है। तो इंडिया को अभी इस डिमांड के लिए स्ट्रांगली डेवलप्ड कंट्रीज से फाइट बैक करना पड़ेगा। रीजंस क्यों है? यदि अपन थर्मल पावर प्लांट्स को देखें तो क्लोज टू 74% ऑफ ऑल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड्स हैं वो अभी थर्मल पावर प्लांट से मिलती है। साथ ही साथ अभी इंडिया एक डेकेड तक टीपीपी का लगातार एडिशन कर रहा है, मतलब कि एनर्जी मिक्स में फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डेकेड्स कोल हैज टू प्ले अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, यदि अपन कोल की बात करते हैं तो इसके अल्टरनेटिव में बात आती है, कोल को यदि आप हटाओगे तो इंडिया के पास ऑप्शन है रिन्यूएबल का, लेकिन रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 यदि अपन बात करें, अभी भी सिर्फ 10% ऑफ जो प्राइमरी एनर्जी की नीड है वो रिन्यूएबल से पूरी होती है, डिस्पाइट मेकिंग ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन सोलार। पर्टिकुलरली अपन ने बहुत प्रोग्रेस की है, उससे कम विंड में। इनमें प्रोग्रेस करने के बाद भी जो एक्चुअल हमारे एनर्जी मिक्स में, प्रोडक्शन में जो ऐड हुआ है वो बहुत लिमिटेड है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिन्यूएबल के साथ, जैसे कि नंबर 1 आता है कि आप इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट देखें। तो आप यदि किसी भी चीज की प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ आपको तब नहीं लेना पड़ेगा प्रोडक्शन कॉस्ट जब फेवरेबल कंडीशन है। जैसे कि सन होगा तो जो सोलार प्रोडक्शन होगा वो चीप हो जाएगा, लेकिन जब सन नहीं होगा तो आपको बैटरी में उसे स्टोर करना पड़ेगा, या तो जब ग्रिड में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी हाई रहेगी, पीक लोड की जब रिक्वायरमेंट होगी उस समय भी एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा। तो जब रिन्यूएबल का स्टोरेज की कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए तो रिन्यूएबल टीपीपी से बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। इनफैक्ट टीपीपी जो है 40% चीपर, 40 से 50% चीपर माना जाता है व्हेन कंपेयर टू रिन्यूएबल, जिसमें स्टोरेज कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए तो। एक और बात है रिन्यूएबल की,
रिन्यूएबल में खासकर बैटरी बनाने के लिए हमें बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, जैसे कि ग्रेफाइट, ठीक है, जैसे कि लिथियम हो गया, और अलग टाइप से निकल हो गया, कैडमियम हो गया। ये सारे के सारे मिनरल्स पे एक कंट्री की डोमिनेंस है, वो है चाइना। तो क्या हम अपनी क्रिटिकल एनर्जी नीड्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं? ये बहुत क्वेश्चनेबल है। जब हम लगातार सप्लाई चेन रिसिलियंस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, इसी में अपन ने क्वाड की भी इनिशिएटिव देखा था, आईपीईएफ भी देखा था इसी में। तो इस सिचुएशन में चाइना के ऊपर डिपेंडेंस फॉर अ स्ट्रैटेजिक एनर्जी लाइक सब्सटेंस, ये अभी सही बात नहीं है। यदि अपन वापस से कोल पर आते हैं, तो कोल की वजह से एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलता है, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, एंड एसोसिएटेड इनसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज के रनिंग करने के लिए कोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें जो इकोनॉमिक गेन्स होते हैं प्लस जो जॉब्स जनरेट होते हैं, इनको इग्नोर करना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली कोल जो इंडिया का है, वो मेजरली इंडिया क्या करता है, डोमेस्टिकली कोल लेता है। तो इंडिया को जो खरीदना पड़ता है, जो इंपोर्टेड रहता है कोल, वो बहुत कम रहता है। इट हैज ऑलवेज बीन लेस देन 10%। अभी भी देखा जाए 5% के आसपास ही रहा है। तो इंडिया जो कोल इंपोर्ट करती है इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, उसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है। लेकिन यदि अपन ऑयल की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, तो सब का सब इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये सही रहेगा इंडिया के लिए कि कोल को कॉम्प्रोमाइज कर दे, कोल को छोड़ दे? नहीं होगा। साथ ही साथ अपन एक बात और समझते हैं कि एक चीज होता है क्यूमुलेटिव एमिशन। प्रेजेंट जो थिंग्स हो रही हैं क्लाइमेट चेंज में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ फ्रॉम 1750 टू आज की डेट में, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 3% के आसपास है, कुछ 3.3-3.4% है। वहीं यदि आप यूरोप का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो वो 30% के आसपास है, यूएस का कंट्रीब्यूशन 20 प्लस आएगा, चाइना का कंट्रीब्यूशन 20% प्लस आएगा। तो जरूरी क्या है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो ग्लोबली इस क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रही है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है CBDR, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये UNFCCC के चार्टर में भी मेंशन्ड है कि सब कंट्रीज की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करे, बट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड मतलब कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा हर कंट्री का, वो उनकी स्थिति पे डिपेंड करेगा। तो जब ये UNFCCC के चार्टर में मेंशन्ड है, तो क्या इंडिया इस प्रिंसिपल से हट जाए? इंडिया ऑलरेडी अच्छा अपने जो INDCs हैं उसमें अच्छे प्लेजेस रेस किया है, तो इस मुद्दे पर इंडिया को कोल के लिए फाइट करना चाहिए। दैट इज द आइडिया। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब यदि आप देखोगे साथ ही साथ कि इंडिया को एक हाई पॉपुलेशन को डेवलप करना है, इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो ग्लोबल एवरेज का 1/3 ही है, पर कैपिटा ग्लोबल कंजम्पशन जो है 1/3 ही है। तो यदि इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ाना है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने 2021 में एक एनालिसिस की थी कि जितना ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, ये डायरेक्टली रिलेशन उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का बढ़ता है। क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी, फूड प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हंगर फाइट होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पॉवर्टी फाइट होती है, एजुकेशन इंप्रूवमेंट होता है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने एक लंबी चौड़ी एनालिसिस की थी। कंक्लूजन ये था कि एनर्जी ज्यादा होगी तो जो एसोसिएटेड डेवलपमेंट है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो बढ़ेगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, तो इंडिया को कैसे आगे प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए भी क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये है कि अपन को कोल एक स्टेक होल्डर है, दूसरा है अदर फ्यूल्स ऑफ एनर्जी, अदर एनर्जी सोर्सेस, ये एक है।
तो अदर एनर्जी सोर्सेस लगातार अपन को एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसमें रिन्यूएबल में अपन को वर्क करना ही है जैसे अपन कर रहे हैं। एक बार बार सजेस्ट किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी, हालांकि ये बहुत डिबेटेड है, क्या इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज डाउटफुल। तो यू मे राइट देम इन योर आंसर्स और यू मे इग्नोर इट, इस तरीके से कर सकते हो। ये एक पॉइंट है। अब इसी में यदि अपन समझें तो कोल तो एक बात समझ में आ गई कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अपन को क्या करना है इन जनरल, यदि इंडिया को कोल के साथ आगे बढ़ना है तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना है जिससे पॉल्यूशन ड्यू टू कोल एंड थर्मल पावर प्लांट कम हो जाए। दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड दैट इज द वे दैट इंडिया शुड फॉलो इन फ्यूचर। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे ये अपन टेक्नोलॉजीज देखेंगे। कोल सेक्टर में अब अपन को क्या करना चाहिए, सॉरी दिस इज नॉट रिलेवेंट, क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना चाहिए, उसमें रिसर्च करना चाहिए, थर्मल पावर प्लांट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे यहां पर इस साइट पर हो रही है माइनिंग, ये कोल यहां से एक्सट्रैक्ट हुआ, इस कोल को नेक्स्ट लेकर जाता है वॉशरीज में, जहां पर कोल की वॉशिंग होती है। वॉशिंग क्या होता है, बेसिकली कोल की एक तरीके से आप बोल सकते हो क्लीनिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, इस तरह की एक्टिविटीज होते हैं। एंड फाइनली इसे भेजा जाता है थर्मल पावर प्लांट में। दिस इज हाउ कोल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट वर्क्स। अब नॉर्मली क्या होता है डेवलप्ड कंट्रीज में, जो माइनिंग साइट है उसी के बिल्कुल जहां पर माइन किए उसी के पिट हेड पर वॉशिंग जो वॉशरीज रहती हैं वो सिचुएटेड रहती हैं। लेकिन इंडिया में ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस अप टू 500 किलोमीटर तक भी पाया गया है कि ये होती है। होता क्या है, जब कोल को बिना वॉशिंग आउट किए लेके जाया जाता है तो इससे डस्ट ज्यादा रिलीज होती है। क्यों होता है वो अपन अभी देखेंगे। तो इस वजह से क्या किया जा सकता है कि अपन रेगुलेशंस बना सकते हैं गवर्नमेंट, और वॉशिंग कुड बी कंपल्सरीली मेड कैरिड आउट as close as possible to the mining area। इस वॉशिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले ग्रेडिंग होती है, सारे कोल के एक जैसे साइज के हिसाब से उसे निकाला जाता है, फिल्टर किया जाता है। जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं जैसे कि डस्ट हो गया, जैसे कि छोटे पार्टिकल्स हो गए, उन्हें रिमूव किया जाता है एंड इसकी क्लीन करने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच कुड हेल्प टू रिड्यूस द पॉल्यूशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट अपन यदि बात करते हैं तो इसी में अपन यदि कोल में कुछ नई टेक्नोलॉजी एम्पावर करते हैं तो उससे बेनिफिट होगा। तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज अपन एम्प्लॉय कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले आता है वॉशिंग प्रोसेस, जो मैंने अभी समझाया, वॉशिंग एट द पिट हेड, इससे ऐश भी रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें एमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेशन से होता क्या है, अब पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, जो छोटे छोटे डस्ट लाइक पार्टिकल्स रहते हैं, इनमें चार्ज रहता है। तो ऐसे फिल्टर्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर से ऑपोजिट चार्ज रहता है और उनको प्रेसिपिटेट डाउन किया जाता है। ऐसे पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करे जाते हैं। सिमिलरली देयर इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसके बाद सल्फर को रिमूव करने के लिए यही टेक्निक होती है, नॉर्मली लाइमस्टोन के साथ ट्रीट किया जाता है और सल्फर को किसी फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है। सिमिलरली NOx के रिमूव करने के लिए कैटालिटिक रिडक्शन होता है। और एक टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में काम कर सकती है वो जनरल है कार्बन कैप्चर। इस पर अभी कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। डेनमार्क में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं जहां से एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैप्चर करके किसी डीप वेल्स या अदर एवेन्यूज में, मैन मेड एवेन्यूज में स्टोर किया जाता है, ताकि ये कार्बन जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉज हो रही है उसके इंपैक्ट को रिड्यूस करा जाए। तो इस तरीके से अपन कोल को लेस पोल्यूटिंग बना सकते हैं। दिस इज वन। सेकेंड, अपन ने ऑलरेडी बात की रिन्यूएबल एनर्जी और अदर एनर्जी सोर्सेस में लगातार हमें काम करना है। साथ ही साथ अपन को और क्या करना है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज से अपने को लगातार फॉर द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज यही रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए, तो फाइनेंस की डिमांड करते रहना है द ग्लोबल फोरम्स लाइक जो अभी रिसेंटली होने वाला है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के लिए भी बात करते रहना है
इस तरीके से अपन को मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच फॉलो करना है, जहां पर वी हैव टू कंटिन्यू अवर डिपेंडेंस ऑन कोल while exploring other avenues and looking for technology and finance from developing countries so that हमारी डेवलपमेंट नीड्स, ग्रोथ नीड्स बिना कॉम्प्रोमाइज हुए हम डेवलपमेंट के पाथ को में आगे बढ़ते रहें. दैट इज अबाउट दिस टॉपिक. ये टॉपिक आप देखेंगे जैसे ही क्लाइमेट नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी. कोल इज वन टॉपिक जो बार बार हर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज इस टॉपिक को उठाएंगी और इंडिया और चाइना पे प्रेशराइज करेंगे कि आप कोल को फेज आउट करो. बट इंडिया विल टेक दिस स्टैंड विच इज फॉर श्योर, क्योंकि इंडिया के डेवलपमेंट इंपेरेटिव के लिए कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है. दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू.